हेलो बच्चा पार्टी, तो आ गए हमारे न्यू के साथ जो कि है फिजिकल एजुकेशन वन शॉट। तो इसमें हम क्लास 10 के फिजिकल एजुकेशन में जो भी आने वाला है कल, तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। जितना भी मैंने इस नोट्स में आपको दिया है बस आप उतना ही पढ़ के चले जाइए, और जो मैं कह रहा हूँ बस आप उसे सुन लीजिए, उतना इनफ होगा। बस याद रखिएगा, आपको फिजिकल एजुकेशन के पेपर में एक्चुअली 100 मिल चुका है वो आपके प्रोजेक्ट में, लेकिन और 100 मार्क्स का पेपर आपका बाकी है। तो वो 100 मार्क्स जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपको बस याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आप ऐसा भी नहीं है कि उल्टा पुल्टा लिखना है। देखिए, सब कुछ जो भी फिजिकल एजुकेशन में आप पढ़िएगा वो आपको ऑलरेडी पता है। बस आपको उसे क्या करना है, बनाकर लिखना है। तो मैं जो ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हाँ यही आएगा बस, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि आपको हेल्प हो जाएगा कि हाँ हमें क्या लिखना है। आप ओन वर्ड्स में पूरा लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको पेपर एक ज़रा भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 जो है बच्चा बच्चावाडी, वो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम लोग को समझना होगा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। तो ग्रोथ जो होता है बच्चा बच्चावाडी, वो एक पर्टिकुलरली एक इंक्रीज को हम लोग कहते हैं, जैसे कि साइज में या लेंथ में। जैसे कि एक बच्चा का साइज में इंक्रीज हुआ या हाइट में इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, अगर कांस्टेंट ग्रोथ होते जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। याद रहेगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का आपका डेफिनेशन सबसे पहले लिखना होगा। फिर एग्जाम में क्या आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या क्या है, सबसे पहले आप डिफरेंस वही लिख दीजिएगा, डेफिनेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ग्रोथ याद रखिएगा एक बार होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है, फिर नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, सीरीज ऑफ ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों पार्टी, डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ जो है वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, मतलब वो जिंदगी भर चलते जाएगा। लेकिन ग्रोथ जो है वो जिंदगी भर नहीं चलेगा। फिर ग्रोथ जो है, देखिए क्या है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ जो है जिंदगी भर नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पिछले बार भी कहा। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो जिंदगी भर चलते रहेगा। और यहाँ पर खाली बॉडी ग्रोथ या फिर इसके बारे में नहीं हो रहा है, यहाँ पर हर एक गेम या हर कोई भी सिचुएशन के बारे में बात हो रहा है। ग्रोथ जो है सेल्यूलर है, हर पर्टिकुलर इंसान का अलग तरीका से ग्रोथ होता है, जैसे कि हर इंसान का हाइट सेम नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब क्या हो गया, डिपेंड करता है कि वो बंदा जो है कौन ऑर्गेनाइजेशन में, उस हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। तो आई होप क्लियर है। तो यहाँ से आपको बस ग्रोथ और डेवलपमेंट का डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन आपको सीखना है, और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट है बच्चा पार्टी की स्टेजेस, कि क्या क्या स्टेज में आकर कैसा कैसा हमें डेवलपमेंट दिखने मिलता है। तो चलिए पहले हम तो इस सबसे पहला जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो है हमारा एक बच्चा का, जिसे हम कहते हैं इन्फेंट स्टेज, जो कि है 0 से 2 ईयर्स। तो एग्जाम में अगर आएगा कि राइट डाउन द स्टेजेस, तो आप ये लिखिएगा इन्फेंट स्टेज, उसका अंदर कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा चाइल्डहुड स्टेज, फिर एडोलेसेंस स्टेज। फिर ऐसे ही करके आपको लिखते रहना होगा, सबका 2 2 पॉइंट या एक एक पॉइंट आपको लिखना होगा। लेकिन अगर बोल देगा कि एक ही पॉइंट के बारे में लिखो, तो आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। समझिए, इन्फेंट स्टेज, इन्फेंट स्टेज मतलब क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है 0 to 2 ईयर्स का ये पीरियड का बात हम लोग कर रहे हैं। इस स्टेज में हमें क्या देखने में मिलता है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, वेट्स डबल। ऑब्वियस बात है, एक बच्चा जो जैसा पैदा होता है तो उसका वेट क्या होता है, एक मैंने 1 2 साल में डबल हो जाता है। दूसरा, फोकस एंड फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वो क्या करने लगता है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को फॉलो करने लगता है, तो उसे समझ आता है कि हाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसे पहचान में आने लगते हैं। तीसरा, डेवलप ट्रीट टू पेरेंट्स, जैसे कि मतलब क्या है, वो देखिए एक बच्चा जैसे कि अपने माँ बाप के पास या भाई बहन के पास रहता है गोदी में, तो वो रोता नहीं है, लेकिन कभी कोई अजनबी के पास जाता है तो वो रोने लगता है। तो उसे समझ आने लगता है कि कौन अपना है कौन पराया है, बस 2 साल के गैप में। फिर सेकंड स्टेज जो होता है बच्चा पार्टी, वो है चाइल्डहुड स्टेज। तो चाइल्डहुड स्टेज क्या हो गया, 2 से 12 साल के बच्चों लोग का। तो 2 से 12 साल के बच्चों में क्या ही होगा, चलिए देखते हैं। लर्न्स एबिलिटी, तो ऑब्वियस आते कोई एथलेटिक एबिलिटी आएगा, बच्चा क्रिकेट खेलने में शौकीन पालता है, या फिर आपका फुटबॉल में, या फिर कोई भी रादर अलग स्पोर्ट में पालेगा। फिर क्या होगा, लर्न्स लैंग्वेज, जैसे कि अगर चाइना का बच्चा हो तो चाइनीज सीखेगा, हिंदुस्तान का बच्चा हो तो हिंदी सीखेगा, पंजाबी बच्चा हो तो पंजाबी सीखेगा। तो ऐसे करके वो सीखता है। तीसरा क्या हो गया बच्चा पार्टी, वो जो बच्चा है उसे जज करना आ जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, मतलब होता है ना, इंसान को जजिंग पावर आ जाता है कि किसके साथ कितना दोस्ती रखना है, किससे दूरी मेंटेन करना है। ये तीसरा स्टेज है एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस स्टेज जो है वो है 11 से 19 या 12 से 19, इसे हम टीनेज स्टेज भी कहते हैं। तो इस एज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीरीज है वो है कि बच्चे जो है वो माता पिता से दूर हो जाते हैं और पीर से अपना सामने आता है। पीर्स मतलब क्या होता है, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या एज ग्रुप जिनका सेम होता है उन्हें हम पीर्स कहते हैं। ठीक है। फिर आपका हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। हार्मोनल चेंजेस मतलब बॉडी में ग्रोथ, जैसे शोल्डर वाइड हो गया, आर्म्स बढ़ गया, ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, मोस्टैच आने लगता है, दाढ़ी आने लगता है, ये सब। और लास्ट होता है
कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाता है, मतलब एक बंदे को समझ आ जाता है या बंदी को कि कैसे अपने लाइफ का प्रॉब्लम्स या कैसे कोई भी सिचुएशन से निकला जाए। लास्ट स्टेज जो कि एडल्टहुड, ये 19 टू 65 एंड अबव, मतलब ये मतलब जब तक इंसान डेथ नहीं होता है, इंसान मरता नहीं, तब तक ये चलता है। तो इस स्टेज में हमें क्या देखने मिलता है कि इंसान जो है बहुत सारे एबिलिटीज़ जान जाता है, वो स्किलफुल हो जाता है, वही प्रैक्टिस करके अपना लिवलीहुड जीता है, उसे रिश्ते में पहचान आती है, बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं बनते हैं इस स्टेज में। तो इंसान जो है इसी स्टेज में टूटता बिखरता सब कुछ, यही स्टेज मेन है। सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट सब इसी स्टेज में आता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट चलिए देखिए, अब आता है क्या क्या फैक्टर्स है जिनके वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट मैटर करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चा हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या हो गया, जो वो अपने माता पिता या फिर फैमिली से लेकर आता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर फादर लंबे है तो वो भी लंबा होगा, अगर फादर को अच्छा फुटबॉल खेलना आता है तो बच्चा भी खेलेगा, अगर मम्मी का मैथ प्रॉब्लम स्किल्स अच्छा है तो बच्चे का भी अच्छा होगा। तो ये सब जो है बच्चा ग्रोथ और डेवलपमेंट में कैरी आउट करता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इन्वायरमेंट। जो बच्चा है वो हमेशा अपने इन्वायरमेंट से ही सीखेगा, मतलब जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो उसके इन्वायरमेंट के वजह से ही होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बच्चा का सोशलाइजिंग में बहुत हेल्प करता है। सोशलाइजिंग इधर हो गया कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है। तीसरा हो गया बच्चा पार्टी जेंडर। अब देखिए ऑब्वियस बात है, अगर स्ट्रेंथ का बात करें हम लोग, तो एक मेल में वुमेन से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा। फिर आपका जितना भी पावर वाला चीज़ होगा वो एक मेल में ज़्यादा होगा। शोल्डर ब्रॉड मेल का ज़्यादा होगा, ठीक है, हिप ब्रॉड आपका फीमेल का ज़्यादा होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल में होगा, मेल में नहीं होगा। तो ये सब चेंजेस होगा। नेक्स्ट आता है बच्चा नेशनलिटी। तो नेशनलिटी कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए अब इंसान जो है वो अपने नेशनल कंडीशन से एकदम वाकिफ होता है, क्योंकि वो उसी कंट्री में पला बड़ा होता है। तो इंसान के अंदर जो नेशनलिज्म का मात्रा आएगा या जो भी भक्ति आएगी वो उसी कंट्री के लिए आएगी, तो उसे पता रहेगा कौन कंट्री में कैसे वो बड़ा है। तो उसी हिसाब से वो कभी अगर कोई और कंट्री भी जाएगा तो सबसे पहले वो अपना कंट्री का छाप उसमें छोड़ेगा। छोड़ेगा मतलब जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एक मान लेते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो बच्चा उसी में पला बड़ा है, तो अगर वो कभी दूसरे कंट्री में भी चला गया तो सबसे पहले उसका हमें ओवर डेवलप्ड नहीं देखने मिलेगा, हमें पहले वही चीज़ उसके अंदर दिखना मिलेगा, अंडर डेवलप्ड कैटेगरीज। लेकिन अगर वो ओवर डेवलप्ड कैटेगरीज में है, जैसे कि समझिए यूएस वेस में पला बड़ा है, तो हमें उसके अंदर वही कैरेक्टरिस्टिक देखने मिलेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका उसी हिसाब से होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब एक बच्चा अगर मैल नरिश्ड होगा तो ऑब्वियस सा बात है, अगर माल नरिशमेंट कहाँ से आएगा, मदर के वजह से आएगा। तो या फिर खाना पीना उसे ठीक से नहीं मिला होगा, तो ये सब कैटेगरीज जो है ये इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चे पार्टी जो भी नोट्स में लिखा है बस आप उसे उतना ही पढ़ के चले जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ, तो बस इतना समझ के चले जाइए, इतना समझ लीजिए, आप एक बार पॉइंट्स को समझ लीजिए, इसे आप ओन वर्ड में लिख दीजिएगा। बस आपका इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 जो है वो है फिजिकल एजुकेशन इटसेल्फ। तो फिजिकल एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। तो अब साथ फिजिकल एजुकेशन मतलब क्या हो गया, हर एक चीज़ को जोड़ दो और जो एक इंडिविजुअल के अंदर फॉर्म होता है, जैसे कि फुटबॉल अगर ज़िंदगी भर खेला है तो फुटबॉल का चीज़ फॉर्म होगा, क्रिकेट खेला तो क्रिकेट का फॉर्म होगा, रनिंग किया है तो रनिंग फॉर्म होगा। तो ये सब चीज़ को अगर मिला के एक बंदा जो बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है देख लीजिए। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो गया, टू डेवलप मस्कुलर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी। तो अब साथ है, अगर एक बंदा फिजिकल एजुकेशन में है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट मतलब उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखने मिलेगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखने मिलेगी, उसके अंदर इंड्योरेंस यानी कि कितना सहनशील है, ये सब देखने मिलेगा। दूसरा, टू डेवलप द कंसेप्ट ऑफ करेक्ट पोस्चर। मतलब वो बच्चा जो है या फिर वो बच्ची जो है वो उसका पोस्चर सही हो जाएगा, जैसे चलते वक्त, दौड़ते वक्त, बैठते वक्त, ये सब में पोस्चर। देखिए अगर बच्चा खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसका पोस्चर जो है वो बिगड़ा हुआ रहेगा, वो हमेशा झुका हुआ रहेगा, या एक टाइडी एक वेल बींग टाइप का पोस्चर उसका नहीं रहेगा। तो फिजिकल एजुकेशन जो है एक अच्छा पोस्चर देता है। तीसरा, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज टू एंजॉय वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। अगर बच्चा खेलेगा कूदेगा, फिजिकल एजुकेशन का नॉलेज उसके अंदर रहेगा, तो उसको हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज करने में मजा आएगा ही आएगा। तो ये सब थे हमारे फिजिकल डेवलपमेंट। तो एग्जाम में अगर आएगा तो फिजिकल डेवलपमेंट लिखो तो आपको ये लिखना होगा। एग्जाम में अगर खाली आ गया ऑब्जेक्टिव्स लिखो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहला क्या है, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम।
बच्चा खेल कूद से वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, उसे अपना एबिलिटीज़ पता चलता है। दूसरा, टू डेवलप बॉडी अवेयरनेस, उसे समझ आता है कौन सा चीज़ उसके बॉडी के लिए अच्छा है, कौन सा चीज़ उसके बॉडी के लिए हानिकारक है, अपना मूवमेंट्स के थ्रू कौन सा चीज़ उसका कितना फ्लेक्सिबल है। तीसरा, टू डेवलप द एबिलिटी टू प्लान, उसे समझ आता है कि एक कोई भी चीज़ को प्लान कैसे किया जाता है, इवैल्यूएट कैसे किया जाता है, डिसीजन कैसे लिया जाता है। और वो जो जितना बेहतर इवैल्यूएशन करेगा, इम्प्लीमेंट डिसीजन करेगा, तो वो उतना अच्छा किरदार निभाएगा, वो उतना अच्छा व्यक्ति बन सकेगा। तो फिजिकल एजुकेशन जो है साइकोलॉजी में भी हेल्प करता है। तीसरा, सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मोटिवेशन, इंसान अपने आप को मोटिवेट करना सीखता है, सेल्फ डिसिप्लिन होना सीखता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखता है कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या सही है क्या नहीं है, उसे मजाक का अंदाज़ा समझ आता है कि हाँ कौन सा मजाक उड़ाया जा रहा है या ऐसे ही हल्का सा जोक किया जा रहा है। तो ये सब समझ आता है खेल कूद से। नेक्स्ट क्या होता है, टू डेवलप द एबिलिटी टू रिस्पेक्ट द एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज ऑफ अदर, उसे समझ आता है किससे कौन से या कौन व्यक्ति से कैसे बात करना है, जूनियर है सीनियर है, तो उसे ये सब समझ आएगा। टू डेवलप सेंसिटिविटी अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वंस ओन कल्चर, उसे समझ आता है कि अपना कल्चर को कैसे प्रमोट करना है। तो ये सब बच्चा सीखता है सोशल डेवलपमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है बच्चों पार्टी इमोशनल डेवलपमेंट, तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, द एबिलिटी टू डील विद सबसे पहला हमारा उसे समझ आता है कि जैसा कि आपने देखा होगा अभी हमारे इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में हार महसूस की, ठीक है, तो विराट कोहली रोहित शर्मा सब रो रहे थे, तो वो जो रो रहे थे वो क्या फेक था, नहीं वो फेक नहीं था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, अच्छा बहुत जन इंडिया के जो सपोर्ट करते वो भी रोए होंगे, बहुत जन नहीं रोए होंगे। तो ये सब क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट, इंसान सीखता है कि सक्सेस में वो बहुत खुश हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, जैसे कि विराट कोहली को हमने देखा है, बेचारा जब खुश होता है तो उसे हम अग्रेसिव मान लेते हैं, और फिर जब रोता है तो फिर उसे हम फेलियर का नाम दे देते हैं। तो ये सब इमोशनल डेवलपमेंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी टू डेवलप द एबिलिटी टू मोटिवेट वन सेल्फ, उसे समझ आता है कि खुद को मोटिवेट कैसे किया जाए, क्योंकि इंसान सबसे अच्छा हेल्प खुद को ही कर सकता है, किसी से ले नहीं सकता। तीसरा, टू डेवलप द एबिलिटी टू कीप वन सेल्फ फोकस, तो वो उसे समझ आता है कि किस चीज़ में फोकस रहना है, किस चीज़ में फोकस नहीं रहना है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे फिजिकल एजुकेशन के। तो याद रखिएगा ये चैप्टर से आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आई होप क्लियर है। तो याद रखिएगा ये पहला चैप्टर से जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बार बार कह दे रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर 3 बॉडी टाइप्स, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बस 3 टाइप के बॉडी टाइप्स में पढ़ना है, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। तो इसे आप डिफरेंस करके पढ़िए, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फ। तो आपका जो पॉइंट्स लिखा हुआ है बस आप उसे ही लिख दीजिए, जो लिखा हुआ है एक्टोमॉर्फ में देखिए 5 पॉइंट्स आप उसे ही लिख दीजिए। ऐसा करके आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट, या फिर ऐसा आ जाएगा राइट डिफरेंस बिटवीन मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ के, किसी का 3 जो है किसी का 2 भी दे सकता है, या तीनों के बीच में भी दे सकता है। तो बस आपको इसे पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो याद रखिए सबसे पहले एक्टोमॉर्फ, तो एक्टोमॉर्फ एक ऐसा बॉडी टाइप होता है जो पतला होता है, ठीक है। अब पतला होगा तो लिम्स विम्स क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, बॉडी थिन होगा, मसल्स भी लीन होंगे, और मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट आता है मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ मतलब क्या हो गया, लीन से थोड़ा बढ़कर रहेगा, मतलब थोड़ा अच्छा है, मस्क्यूलर रहेगा, लिम्स अगेन इसके लॉन्ग रहेंगे, मसल्स वेल डिफाइंड होंगे, और मसल्स दिखेंगे बॉडी में। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म जो होगा वो नॉर्मल होगा। नेक्स्ट आते हैं एंडोमॉर्फ, तो एंडोमॉर्फ जो होगा ये देखिए, ये मोटापा पतला ये सब नहीं है, ये बॉडी टाइप्स है। हर इंसान एक बॉडी टाइप के साथ पैदा होता है, या हर इंसान जो है एक बॉडी टाइप अचीव कर लेता है, तो इस बारे में ये चीज़। तो एंडोमॉर्फ जो है इसमें क्या होगा, बॉडी जो होगा थोड़ा बड़ा रहेगा, लिम्स जो होंगे ऑब्वियस बात है, अब जो बॉडी है वो थोड़ा बड़ा है तो लिम्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाएगा, और मसल्स जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड रहेंगे। आई होप क्लियर है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप WWE की बात करें तो आप वहाँ से भी कोई कैरेक्टर को जोड़कर आप ले सकते हैं, जैसे कि एक्टोमॉर्फ कौन हो गया, रे मिस्टीरियो हो गया, फिर मेसोमॉर्फ रैंडी ऑर्टन, ये सब हो गए, एंडोमॉर्फ आपका ब्रॉक लेसनर, ये सब हो गए। आई होप क्लियर है। तो ये देखिए ना कैटेगरीज है, आई होप क्लियर है, जैसे खबीब वबीब किस कैटेगरी में आएंगे, लोग सब मेसोमॉर्फ कैटेगरी में आएंगे। आई होप क्लियर है। तो ये चैप्टर से बस आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो फोर्थ चैप्टर है ये है फिजिकल फिटनेस। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, सुनकर चले जाइए और कुछ नहीं करना है। तो अब फोर्थ चैप्टर जो है वो है फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस, इसमें सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन जानना है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यही आपको लिखना पड़ेगा, आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिएगा सही लिखने का, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत स्कोरिंग पेपर है, उतना टेंशन लेके जाना नहीं है बच्चा पार्टी, बस जितना है उतने आप पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। तो फिजिकल फिटनेस या फिटनेस जो है
आपको आएगा डिफाइंड फिटनेस या फिजिकल फिटनेस, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस क्या क्या है ये हम लोग, इंपॉर्टेंट ये आएगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द एनर्जी लेवल एंड स्लीप। तो इससे एक इंसान का या एक व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ सकता है, स्लीप बेटर क्वालिटी आ सकता है। मतलब स्लीप का जो बेटर क्वालिटी, जितना इंसान खेल कूद कर थका हुआ रहेगा तो बॉडी क्या रहेगा, थोड़ा थका हुआ रहेगा, उससे स्लीप कैसा आएगा, बहुत अच्छा सा नींद आएगा। दूसरा पॉइंट, लॉस इन एक्सेस वेट। उस ऑब्वियस आता है, अगर आप फिजिकल फिटनेस यानी कि फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा रहिएगा तो आपका बॉडी वेट गेन कभी होगा ही नहीं। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, इंप्रूवमेंट इन स्लीप क्वालिटी। ऑब्वियस आते है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कोई भी व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहेगा तो उसको नींद बहुत बेहतर तरीके से आएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स। देखिए कोई भी इंसान अगर अगेन फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज रहेगा तो वो कोई भी बुरे काम से दूर रहेगा, जैसे सिगरेट पीना, कोई भी टाइप का नशा वशा, ये सबसे दूर रहेगा। तो ऑब्वियस बात है हेल्दी हैबिट्स ही डेवलप करेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्या उसके लिए बेहतर है, क्या उसके लिए बेहतर नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलपमेंट इन क्लैरिटी ऑफ थॉट। और साथ है उसे हमेशा पता रहेगा कि उसे क्या करना है लाइफ में, हमेशा क्लैरिटी एक रहेगा। तो नेक्स्ट अब आ जाता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। मतलब क्या क्या चीज़ जो है फिजिकल फिटनेस में डिपेंड करते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ जो है फिजिकल फिटनेस मतलब इसकी वजह से बढ़ता है या घटता है। तो सबसे पहला हो गया बच्चा पार्टी हमारा कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, या फिर कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को हम लोग रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड नीडेड ऑक्सीजन एंड फ्यूल टू द बॉडी। अब ऐसा बात है, बॉडी हार्ट और लंग्स को साथ काम करना पड़ेगा तभी ना इंसान सही से फिजिकल एक्टिविटी कर पाएगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, हार्ट रेट। जितना आप देखिएगा दौड़िएगा तो हार्ट बीट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और आपका जो एयर पैसेज है वो भी बॉडी में तेजी से होगा। तो अगर दोनों साथ काम करेंगे तभी आपका बॉडी जो है ठीक से काम कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो पहला ये हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये आने का चांसेस रहता है। दूसरा हो गया स्टैमिना। याद रखिए कोई भी फिजिकल फिटनेस या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमारा स्टैमिना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टैमिना नहीं है तो आप कोई भी चीज़ कर नहीं सकिएगा और हमेशा आपको थकावट महसूस होगा। तो देखिए लिखा हुआ भी है फटीक। तो फटीक मतलब क्या होता है, थकावट। अगर स्टैमिना नहीं होगा तो थकावट तो हो गई। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा स्ट्रेंथ। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल कैन इंड्योर या प्रोड्यूस। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पर क्या हो गया, अगर स्ट्रेंथ होगा तभी समझिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी सच एज रेसलिंग करते हैं, अगर आपको अब किसी को उठाना है तो स्ट्रेंथ ही नहीं होगा तो आप उसे उठाइएगा कैसे, आपका स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, मसल तो उतना ताकत या उतना फोर्स तो क्रिएट कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ हेल्प्स टू लिफ्ट एंड कैरी हैवी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने कहा इट इज़ इंपॉर्टेंट इन मेनी स्पोर्ट्स। तो स्ट्रेंथ जो है हर स्पोर्ट्स में ज़रूरी है ही। फुटबॉल में आप बताइए, तो फुटबॉल में बॉडी पुश ये सब जो होता है, बॉडी लेना। क्रिकेट में भी मसल, हाँ समझ रहा हूँ टाइमिंग से भी छक्का मार सकते हैं, लेकिन एक मसल पावर भी तो होता है। फिर नेक्स्ट हो गया बच्चा पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ईच जॉइंट टू मूव थ्रू द अवेलेबल रेंज। जितना फ्लेक्सिबिलिटी होगा उतना बॉडी जो है अच्छे तरीके से आपका मूव कर पाएगा, उतना आप इंजरी से दूर रहिएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा उतना अच्छा है। और याद रखिएगा जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है यानी कि एज बढ़ते जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट हो गया बच्चा पार्टी पावर। देखिए पावर और स्ट्रेंथ जो है दोनों एक ही टाइप के हैं, लेकिन दोनों में लाइट डिफरेंस है। तो ऑब्वियस सा बात है, पावर जो है एक जेनेटिकल चीज़ है। जेनेटिकल चीज़ मतलब ऑब्वियस सा बात है, अगर मेरे फादर के अंदर वो पावर थी, क्षमता थी, तो मेरे अंदर वो क्षमता रहेगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोऑर्डिनेशन। तो ये एक ऐसा एबिलिटी होता है जिससे हम बहुत कुछ को आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर फिजिकल फिटनेस में अगर आप कोई भी चीज़ से कोऑर्डिनेट करिएगा तो आप कोई भी चीज़ को आराम से कर सकिएगा, जैसे कि जगलिंग हो गया, फिर आपका बैटिंग हो गया। अगर एक फुटबॉलर को आप क्रिकेट खिलाने लाइए, एक क्रिकेटर को आप बोलिए एक शूट मारने और उसे एक गोल पोस्ट में बोलिए एकदम गोल करने, तो वो नहीं कर पाएंगे पहले बार में। लेकिन अगर एक फुटबॉलर को बोलिए गोल करने, एक क्रिकेटर को बोलिए टाइमिंग करने, तो वो बेहतर कर सकेंगे। तो ये सब कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। क्या क्या फैक्टर है जिसकी वजह से फिजिकल फिटनेस जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो ऑब्वियस आता है सबसे पहले क्या होना चाहिए, हेरिडिटी होना चाहिए। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल का जो फीचर है, जैसे हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पापा या मम्मी या ताऊ कैसा है। नेक्स्ट हो गया सेल्फ मोटिवेशन। अ रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल वन रिक्वायर्स सेल्फ मोटिवेशन। अगर एक बंदे के अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा और बार बार दूसरे ही उसे सेल्फ मैंने उसे मोटिवेट करेगा, बेटा तुम ऐसा करो वैसा करो, तो वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। सेल्फ मोटिवेशन एक इंसान के लिए बहुत रिक्वायर्ड चीज़ है।
नेक्स्ट क्या हो गया, क्योंकि अगर सेल्फ मोटिवेशन होगा तो उसे समझ आएगा कि मेरे अंदर कमी क्या है और कैसे मुझे उसे पूरा करना है। अगर बार बार कोई आपको दूसरा ही बताते रहेगा तो वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकेगा। तीसरा हो गया इमोशनल स्टेबिलिटी। फिजिक तो एक इंसान जितना इमोशनल होगा उसके लिए वो काम उतना प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। क्यों प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा? रीज़न ये होगा कि अब देखिए, अब बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल इंसान हो जाता है तो वो चीज़ से बहुत अटैच हो जाएगा। अगर समझिए एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट मैच की बात करूँ, मैं क्रिकेट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। अगर मैं एक मैच हार जाता हूँ तो ऑब्वियस बात है मैं रोऊँगा। अब ऑब्वियस बात है अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ तो मेरा रोना तो बंद होगा नहीं। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम होगा। लेकिन देखिए इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या? खेल-कूद अगर इंसान करते रहेगा तो उसे हार-जीत दोनों देखने मिलेंगे। इसके वजह से क्या होगा, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। आई होप क्लियर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट पोस्चर। तो ऑब्वियस बात है इंसान अगर खेल-कूद करेगा तो उसका बैठने का, उठने का, ये सब का तरीका क्या रहेगा? ग्रेविटी में कैसे, ग्रेविटी मतलब क्या? ऑब्वियस बात है अगर आप कूदिएगा तो आपको नीचे आना ही है। तो मतलब उसे समझ आएगा किस हिसाब से हमें जो कूदना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपने फुटबॉलर्स को देखा होगा बैक गोली लेते हुए, क्रिकेटर्स को देखा होगा हाई अपने बहुत हाई जंप करके कैचेस लेते हुए, बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा चकमा देकर बास्केट करते हुए। तो ये सब कैसे आता है? उनका पोस्चर की वजह से आता है। एक बास्केटबॉल प्लेयर देखिएगा हमेशा ज़्यादातर लंबा होता है। तो क्यों होता है? ये सब हमारा फिज़िकल एक्टिविटी से ही होता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग चैप्टर 5 है। तो आई होप समझ आपको आ रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूँ जो लिखा हुआ है आपको वही नहीं छापना है। बस एक टाइप का मॉड्यूल मैंने बना दिया बच्चों के लिए नोट्स, कि अगर कैसे भी आता है तो राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस आया तो आपको ये 4 पॉइंट लिख देना है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा 5वां चैप्टर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना होगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, it is based on scientific knowledge, is a pedagogical process of sports perfection which through systematic effect on performance ability and readiness aims at leading the sportsman to high and highest performance। तो ऑब्वियस बात है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, देखिए कोई भी इंसान बेहतर कैसे होता है? ट्रेनिंग की वजह से ही होता है। तो ऑब्वियस बात है अब क्रिकेट में ज़िंदगी भर खेलूँगा और मैं चली जाऊँगा फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो वैसा तो नहीं होगा। तो जितना एक इंसान का साइंटिफिक नॉलेज जितना अच्छा रहेगा, तो उसका परफॉर्मेंस लेवल उतना बेहतर होगा। जैसे कि आपने एमएस धोनी को देखा होगा, उसका साइंटिफिक नॉलेज बहुत अच्छा है क्रिकेट में। तो उसे पता है कि कैसे एक पर्सन को क्या डिसीव करना है, कैसे आउट करना है, क्या करना है, राइट? तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर खेल-खेल के ही पता होगा। तो इम्पोर्टेंस सबसे पहले आ जाता है हमारा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्किल लेवल्स। ऑब्वियसली जितना खेलिएगा उतना आपका स्किल लेवल बढ़ते जाएगा। इट हेल्प्स टू बिल्ड अ मोटिवेशन, एम्बिशन एंड कॉन्फिडेंस। आपको समझ आएगा कि किस चीज़ में आपका प्रॉब्लम है, आपका एम्बिशन बिल्ड होगा कि हाँ मुझे किस चीज़ में जाना है। आप मोटिवेट होते रहिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा? अगर आपका ट्रेनिंग लेवल हाई रहेगा। इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, अगर आप बैट्समैन हैं तो आपका बैटिंग अच्छा होता जाएगा, बॉलर है तो बॉलिंग अच्छा होता जाएगा। ठीक है? तो सब ट्रेनिंग का वजह से ही होता है बच्चा-पार्टी। अगर देखिए अगर हम लोग इसमें मैथ्स भी लाते हैं तो आप जितना मैथ्स करिएगा उतना आपका मैथ्स अच्छा होते जाएगा। इट हेल्प्स टू इंक्रीज़ सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, मतलब आपको समझ आएगा कि आपका अंदर क्षमता कितना है। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन इंक्रीज़ ऑफ मसल टोन, आपका मसल जो है उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप बॉलर हैं तो आपका आर्म जो होगा बहुत फ्लेक्सिबल होगा। अगर आप बैट्समैन हैं तो आपका कवर ड्राइव या आपका जो भी पसंदीदा शॉट है वो उतना बेहतर होते जाएगा। नेक्स्ट इट ग्रूव्स इम्प्रूवमेंट इन नॉलेज ऑफ स्पोर्ट। ग्रूव मतलब क्या? वो आपका नॉलेज ऑफ स्पोर्ट को ग्रूव करेगा। ग्रूव मतलब क्या हो गया? उसे और अच्छा करेगा। समझ आ रहा है? मतलब वो चीज़ को और गार्निश कर देगा। गार्निश मतलब सोने पे सुहागा कर देगा। आई होप क्लियर है। तो आपको बस इतना ही जानना है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब इंसान स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करता क्यों है? तो सबसे पहले देखिए ये सब टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस, ये सब आने का चांसेस है। हाँ, तो आपको इसके अंदर इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। ओन वर्ड में भी लिख सकते हैं, बस समझ के चले जाइए। 2-3 बार वीडियो सुन लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, बस उतना करके चले जाइए, मोर देन इनफ है। नेक्स्ट नंबर 1 डेवलपिंग स्किल्स एंड फिटनेस स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्पोर्ट। तो मतलब देखिए अगेन वही कह रहा हूँ, आप क्रिकेट खेलिएगा तो आपका जो नॉलेज होगा वो क्रिकेट के ही ऊपर डेवलप होगा, फुटबॉल के ऊपर डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट डेवलपिंग द कैपेसिटी टू मेक लॉजिकल डिसीजन अबाउट स्पोर्ट्स इशू। आपको समझ आएगा कि अगर एक्चुअली हम लोग क्रिकेट को पकड़ के ही बात करते हैं, तो अगर क्रिकेट अगर खेलिएगा आप तो लॉजिकल डिसीजन किसका क्रिएट होगा? क्रिकेट का होगा। अब अगर एक फुटबॉलर से पूछिएगा मैन कैट क्या होता है तो वो तो कभी नहीं जानेगा। तो क्रिकेटर से पूछिएगा मैन कैट क्या होता है, वो अच्छे से जानता है। तो मैन कैट आपको पता ही होगा क्या होता है, जो क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट अप्रिशिएटिंग एंड बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रेटेजिक प्ले। तो स्ट्रेटेजिक प्ले मतलब क्या हो गया?
समझ आएगा। जैसे कि आपने धोनी को देखा होगा, वो बहुत अच्छे से हर प्लेयर को एनालाइज़ करता है, या फिर फुटबॉल में आपने कोचेज़ को देखा होगा, वो हर टीम को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, उस हिसाब से उन लोगों का स्ट्रैटेजी रहता है किस प्लेयर को कैसे खेलना है। जैसे कि अगर अपोनेंट में अगर मेसी या रोनाल्डो है, तो देखिएगा हमेशा 2-3 प्लेयर उन दोनों को घेर के रहेंगे, ठीक है? या फिर नेमार को भी देखिएगा हमेशा एक प्लेयर उसे उड़ाने के ताल में रहेगा। नेक्स्ट, वर्किंग इफेक्टिवली विद इन अ ग्रुप टुवर्ड्स कॉमन गोल, तो आपको समझ आएगा। देखिए क्रिकेट जो है वो भी एक टीम, हर एक गेम जो होता है टीम स्पोर्ट्स होता है, लेकिन टेनिस क्या टीम स्पोर्ट्स में है? नहीं। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होते जाएगा, अगर आप एक टीम के साथ रेगुलर खेलते जाएगा, प्रैक्टिस क्यों होता है? फुटबॉल में देखा होगा आपने, प्रैक्टिस होता है। क्यों? एक प्लेयर क्यों डायरेक्ट मैदान में नहीं कूद जाता? तो उसे समझ आता है कि कौन प्लेयर उसके जैसा है, किसके साथ उसे पास पास करना है, कौन प्लेयर उसे समझ पा रहा है, तो ये सब डेवलप होगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ये चैप्टर 6 में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडिविजुअलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पीपल रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू अ गिवन ट्रेनिंग स्टिमुलस। ट्रेनिंग स्पिरिट ऑफ एन एलीट एथलीट एंड एस्पायरिंग एथलीट में भी डिफरेंट। तो अब ऐसा बात है, इंडिविजुअलिटी मतलब क्या हो गया? हर एक इंसान का जो रेस्पॉन्स है टूवर्ड्स अ कॉमन गोल या फिर कॉमन स्पोर्ट, वो हमेशा अलग होगा। अब अगर हम लोग एक महारथी के बारे में बात कर ले और एक नौसिखिए के बारे में बात कर ले, तो दोनों का जो अप्रोच होगा टूवर्ड्स अ कॉमन स्पोर्ट वो दोनों अलग होगा। जैसे कि अगर आप समझिए बहुत बड़े क्रिकेटर है और मैं एक नौसिखिया हूँ, तो हम दोनों का जो अप्रोच होगा, या हम दोनों का जो फिजिकल फिटनेस लेवल होगा, या हम दोनों का जो खेल होगा, समझिए क्रिकेट के लिए, वो दोनों अलग होगा। आई होप क्लियर है। दोनों का ट्रेनिंग लेवल बहुत डिफरेंट होगा। समझिए आप आसमान में तो मैं जमीन में हूँगा। आई होप क्लियर, क्योंकि आप एक एलिट है और मैं एक नौसिखिया एस्पायरिंग एथलीट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोग्रेशन, फॉर बोथ फिजिकल एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू टेक प्लेस, ट्रेनिंग शुड बी मेड इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। तो अब इस बात है, एक इंसान का ट्रेनिंग लेवल जितना डिफिकल्ट होते जाएगा, देखिए डिफिकल्ट से स्टार्ट नहीं करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। तो जितना वो डिफिकल्ट बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, उसका प्रोग्रेशन उतना अच्छा होगा, मतलब वो उतना स्पोर्ट्स में अच्छा बनते जाएगा। अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज नीडेड बाय एन एथलीट डिपेंड्स ऑन फिटनेस एंड फिटनेस गोल। जितना फिट रहेगा, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों का फिटनेस गोल या फिटनेस लेवल दोनों का सेम है या अलग होगा? अलग होगा। तो दोनों का स्पोर्ट्स ट्रेनिंग भी क्या होगा बच्चा पार्टी? अलग होगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मतलब क्या होगा? क्रिकेट का ही कराया जाएगा, लेकिन डिफरेंट लेवल में कराया जाएगा। आई होप क्लियर है। जैसे कि हमने पढ़ा था ना बॉडी टाइप्स में, तो बॉडी टाइप में वो दोनों का बॉडी टाइप जो है वो अलग है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चा पार्टी रिकवरी। देखिए हर खेल में रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर रिकवरी नहीं सही से हुआ, तो इंजरीज जो है या मसल जो है वो सही से रिकवर जल्दी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो ओवर यूज होने लगेंगे। तो हर मैच में देखिएगा, अगर आप बड़ा बड़ा जब टूर्नामेंट होता है, तो समझिए अगर कोई एक टीम अच्छा क्वालिफाई कर गया है, तो वो अपने बड़े प्लेयर को बैठा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिर अगर छोटे मैचेस भी खिलाने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, उनका इंजरी का चांसेस बढ़ जाएगा। देखिए हर मैच में तो इंजरी होने का चांसेस तो रहता है ना भाई, प्रोबेबिलिटी तो है कि हाँ वो इंजरी ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर ही जो है रिकवरी के लिए, देखिए हर एक मसल जो है वो खेलता है 90 मिनट फुटबॉल में या क्रिकेट में 20 ओवर 50 ओवर, तो उसे रिकवरी टाइम चाहिए। तो रिकवरी मतलब क्या हो गया, बॉडी जो है अपना रिपेयर टाइम जो खोजता है रेस्ट की वजह से या फिर स्लीप की वजह से, तो अगर ये प्रॉपर नहीं उन्हें मिलेगा, तो रिकवरी लेवल जो है या रिकवरी टाइम पीरियड जो है वो कम होते जाएगा। और रिकवरी टाइम पीरियड अगर कम हो जाएगा, तो वो खराबी दे देगा। रिकवरी टाइम पीरियड जितना ज़्यादा रहेगा, वो उतना बेहतर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर बॉडी जो है मेरा जल्दी काम करने लग जाएगा, तो वो अच्छा होगा ना। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जितना भी, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, पुल शॉट। तो जितना आप एक पुल शॉट को प्रैक्टिस करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा करते जाइएगा, तो आपका पुल शॉट उतना बेहतर होते जाएगा। कवर ड्राइव, तो कवर ड्राइव आप जितना प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो आपका जो कवर ड्राइव है उतना बेहतर होते जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मतलब आप एक पर्टिकुलर चीज़ में कितना इंटेंसिटी डाल रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी मतलब ऑब्वियस बात है, अगर आप एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो आप जितने लंबे समय तक वो स्पोर्ट्स खेलिएगा, आपका खेल उतना बेहतर होते जाएगा। तो आई होप आपको ये सब समझ आया। तो बस आप इस चीज़ को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसी को पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप ओन वर्ड में भी बार बार मैं कह रहा हूँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आ गया वो है सेफ्टी इन स्पोर्ट्स, तो चैप्टर 7 में हम आ गए। अब देखिए ये जो चैप्टर है बच्चा पार्टी, इसे आप बहुत अच्छे से पहले समझ जाइए। तो देखिए हर चीज़ के बारे में मैंने तीन तीन पॉइंट लिखा है, राइट? तो ये तीन तीन पॉइंट क्या क्या है, पहले इसे आप जानिए। तो देखिए अगर आप बुक में जाइएगा, तो आपका बहुत सारा इसमें है, मैंने क्या क्या
सेफ्टी इन स्पोर्ट्स, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको क्या क्या करना है। तो याद रखिएगा, मैंने कुछ लिखा है, आपको बस राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है मसल स्ट्रेन के ऊपर, टोन एसीएल के ऊपर, फ्रैक्चर के ऊपर। तो ये आपको जितना है उतने सब पढ़ लीजिए, वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। सबसे पहला जो है वो है मसल स्ट्रेन। अच्छा, ये जो 3 पॉइंट है ये क्या-क्या बता रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो वो है कि मसल स्ट्रेन है क्या? जैसे कि टोन एसीएल का पहला पॉइंट होगा टोन एसीएल है क्या? फ्रैक्चर का पहला पॉइंट होगा फ्रैक्चर है क्या? दूसरा जो है वो है कॉजेस, मतलब क्या रीज़न की वजह से वो मसल स्ट्रेन, टोन एसीएल, फ्रैक्चर ये सब होता है। लास्ट जो है थर्ड पॉइंट वो है सिम्पटम्स, मतलब क्या-क्या देखने मिलेगा? मतलब क्या-क्या वजह से समझ आएगा कि उसे मसल स्ट्रेन हुआ है, एसीएल टियर हो गया, तो ये सब है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं मसल स्ट्रेन। तो मसल स्ट्रेन हमारा हो गया, देखिए, अ स्ट्रेन इज अ डैमेज व्हिच ऑकर्स ड्यू टू स्ट्रेच, टियर, पुल और रिप टू अ मसल और टेंडन। मतलब ऑब्वियस हो जाए, अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खिंचा गया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मसल स्ट्रेन बोलेंगे। क्या रीज़न है? देखिए, इट इज़ कॉज्ड व्हेन एन इंटेंस एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन इज डिमांडेड ऑफ अ मसल। अगर आपका बॉडी जो है वो 100 किलो उठा सकता है, अगर आप उठा लीजिएगा 150 किलो, तो ऑब्वियस बात है क्या, आपका मसल जो है पुल हो जाएगा, मतलब आपका जो मसल है वो खिंचा जाएगा। अब कैसा सिम्टम्स है, मतलब कैसे समझ आएगा कि क्या होगा? तो स्वेलिंग अराउंड द एरिया, वो जगह फूल जाएगा, वो जगह से आप कुछ उठा नहीं पाइएगा, इन्फ्लेशन, वो जगह बर्न होने लगेगा, तो ये सब है। नेक्स्ट हो गया टोन एसीएल। तो याद रखिए एसीएल का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीएल का जो फुल फॉर्म होता है बच्चा पार्टी, वो एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो इसे आप लिख लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो उसे लिख लीजिए, वरना आप एसीएल गूगल से कॉपी करके लिखिए। ठीक है, एसीएल का फुल फॉर्म देखिए क्या है, ये आता है कभी अभी, एसीएल का फुल फॉर्म क्या आता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। तो चलिए देखते हैं पहला ये है क्या। इट प्रोवाइड्स रोटेशनल स्टेबिलिटी टू द नी। तो ऑब्वियस बात है, जो भी घुटना मुड़ता है दाएं बाएं सीधा, तो उसका स्टेबिलिटी देता है, मतलब दाएं जाना है तो उसका स्टेबिलिटी, बाएं जाना है तो उसका स्टेबिलिटी। तो अब होता कैसे कॉजेज, इट इज कॉज बाय लैंडिंग इनकरेक्टली फ्रॉम अ जंप। समझिए आपने कूदा लेकिन सही से आप अपने पैरों में आ नहीं पाए, मतलब आप जंप किए और समझिए आपका डिसबैलेंस हो गया, या फिर आपको किसी ने हवाई में उड़ा दिया, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये सब की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एसीएल जो है मुड़ जाता है आपका। फिर इसका क्या क्या प्रॉब्लम है, लॉस इन द रेंज ऑफ मोशन इज ऑब्जर्व। आप जो है ज़्यादा, मतलब अगर आपको ये सब हो गया टोन एसीएल, तो आप ज़्यादा देर तक खेल नहीं पाइएगा, ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं पाइएगा, ये सब देखा जाता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, प्राइसर। तो देखिए यहाँ नोट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्राइस मैंने लिखा है, ये एक्चुअली में है प्राइसर। तो प्राइसर एक फर्स्ट एड होता है, ज़्यादातर का जो फर्स्ट एड प्रॉब्लम है वो प्राइसर ही सुलझा देता है। तो प्राइसर क्या है? सबसे पहला पी से प्रोटेक्शन, आर से हमारा रेस्ट, आई से आइस एप्लीकेशन, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। देखिए वहाँ प्राइस मैंने लिखा है, और एक आर होगा उसे लिखिए रेफर। तो रेफर मतलब क्या, कोई भी डॉक्टर वॉक्टर है तो उन्हें दिखाना है। तो सबसे पहले क्या फर्स्ट एड है, प्रोटेक्ट, वो जगह जो जगह में चोट आया है उसे प्रोटेक्ट करिए। आर से रेस्ट करिए, मैंने आप पूरा रेस्ट करिए, आइस उसमें लगाते रहिए, कंप्रेस उसे करिए, उसे हमेशा दबा के रखिए कि वो और फूले वूले ना। नेक्स्ट हो गया एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या हो गया, उसमें थोड़ा और बेहतरी करिए, मतलब अपना जो फर्स्ट एड है उसमें और बेहतरी करिए। लास्ट, अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर जरूर दिखाए। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी हमारा फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या, क्रैक और ब्रेक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। सबसे पहले फ्रैक्चर है क्या, कैसे होता है, एक्सीडेंटल ट्विस्ट ऑफ जॉइंट, जॉइंट अगर मुड़ उड़ गया तो फ्रैक्चर होगा। कैसे आपको पता चलेगा, सिम्टम क्या है, वो जगह आपका फूला हुआ रहेगा, आपका मतलब एक इरेगुलर बोन दिखेगा। इरेगुलर बोन मतलब क्या, जहाँ से अगर आपका बोन उठा हुआ रहना नहीं चाहिए वहाँ से आपका एक बोन उठा हुआ दिखेगा। आई होप क्लियर है। और पेन वेन तो होगा ही होगा। नेक्स्ट स्प्रेन्ड एंकल। तो स्प्रेन्ड एंकल मतलब क्या हो गया, अगेन वही, इट ऑकर्स व्हेन द लिगामेंट्स दैट सपोर्ट द एंकल दैट आर स्ट्रेच बियॉन्ड द लिमिट्स एंड टियर। मतलब जितना आपका जो एंकल है वो जितना बेयर कर सकता है, उससे ज़्यादा अगर आप वेट उठा लेते हैं या फिर उसमें भार दे देते हैं, तो स्प्रेन्ड एंकल होने का चांसेस है, मोच आना। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय फॉल दैट कॉजेज एंकल टू ट्विस्ट। मोच आना जैसे कि सिंपल मैंने कहा, स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग। देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ, ओन वर्ड्स में ही लिखना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ पेपर को छोड़िएगा मत। ठीक है, ओन वर्ड्स में जितना बेहतर हो लिख सकिएगा। ये नोट्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको बस एक आइडिया मिले कि आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, और उससे ज़्यादा कुछ करने का दरकार आपको है नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, लोअर बैक पेन। तो कमर में जो दर्द है वो कैसे आएगा, इट इज़ कॉज्ड बाय एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन। ज़्यादा अगर आप वेट वेट उठा लीजिएगा, या ज़्यादा अगर आप देरी तक बैठ जाइएगा, खड़े हो जाइएगा, तो ये लोअर बैक पेन का चांसेस बढ़ जाता है। तो देखिए सिम्टम्स क्या, लॉन्ग सिटिंग में वर्सन द पेन, ज़्यादा देर तक बैठिएगा तो आपका कमर का दर्द और बढ़ जाएगा। हाँ, ये जो है कंकशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंकशन मतलब क्या हो गया, जैसे कि ज़्यादातर होता है खेल कूद में सर लड़ जाता है खेलते खेलते, जैसे कि आपने देखा होगा फुटबॉल में, बॉल उड़कर आ रहा है, एक डिफेंडर और एक अटैकर दोनों हेड देने उठे, है ना, तो दोनों का बॉल तो आया नहीं सर में, दोनों का सर ही लड़ गया। तो इस टाइम में क्या होता है, जो ब्रेन जो है वो हिल सा जाता है, मतलब स्कल जो है वो हिल सा जाता है,
अब स्कल के अंदर रहता कौन है? ब्रेन। तो एक टाइप का सर घूमने लगता है, राइट? या फिर अगर समझिए आप बहुत हेवीली सर के बल गिर गए हैं तो उसमें भी होता है। तो क्या होता है? फटीग, आपका सर घूमने लगता है, आपको टायर्डनेस लगने लगता है, आपका आँख के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो ये सब ऑब्जर्व होगा। तो आई होप क्लियर, ये चैप्टर भी क्लियर है आपका। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। तो यहाँ पर ही ब्रेन इंजरी मैंने लिख दिया है, तो ब्रेन इंजरी मत करिएगा। ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 8 प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। तो आप एक काम करिएगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप ये नोट्स बना रहे हैं, तो आप थोड़ा बुक से भी अपना रेफर करते जाइए, तो आपको समझ आएगा आपको क्या क्या करना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले इंजरी को कैसे प्रिवेंट करना है। सबसे पहला हो गया वार्म अप। आपने देखा होगा क्रिकेट या फुटबॉल मैच होने से पहले प्लेयर्स लोग जो है वार्म अप करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, ठीक है, टेम्परेचर जो है मसल्स का वो भी बढ़े, ठीक है, उनका क्लैरिफिकेशन क्लियर हो कि इस मैच में कैसा हमें खेलना है, और उनका हार्ट बीट और जो ब्रीदिंग रेट है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो जाए, मतलब ये होता है ठीक रहे। क्योंकि एक बैग अगर आप खेलने चले जाइएगा तो मे बी आपका इंजरी का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट इक्विपमेंट। जैसे कि एग्जांपल, आप पहला दिन अगर जिम जाते हैं तो आपको एक दिन में आपको नहीं बोलेगा कि हाँ 100 किलो मारो, 200 किलो मारो। आपको पहले क्या कराएगा? नॉर्मल सा ट्रेनिंग कराता है, फिजिकल फिटनेस वाला ट्रेनिंग कराएगा। पहले एक हफ्ता तो आपको बोलेगा नहीं लोहा उठाने। अगर आप पहले ही हफ्ते में लोहा वोहा उठा रहे, या फिर आपका ट्रेनर बोल रहा है कि आप लोहा उठाइए, तो वो भाई गलत कुछ करा रहा है, ठीक है? तो इक्विपमेंट जो है यूज़ करना बहुत सही तरीके से आना चाहिए एक इंसान को, वरना उसका बॉडी जो है बहुत प्रॉब्लम आगे उसको देने वाला है, ठीक है? तो देखिए लिखा हुआ इक्विपमेंट शुड बी केयरफुली क्लीन एंड मेंटेन। इक्विपमेंट जो भी यूज़ किया जा रहा है तो उसे क्लीन भी करना चाहिए। अगर आप ऑफनली जाइएगा जिम विम में तो देखिएगा हमेशा हर इंसान जो अपना टॉवल रखता है, तो टॉवल इसलिए रखता है ताकि क्लीन इन्वायरमेंट एक मेंटेन हो। नेक्स्ट, रेस्ट बिटवीन वर्कआउट्स। जितना भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, देखिएगा हमेशा क्रिकेट में भी स्ट्रैटेजिक टाइम आउट होता है, फुटबॉल में भी थोड़ा आजकल टाइम आउट देने लग गया है, ठीक है? हर चीज़ में टाइम आउट होना चाहिए, वरना क्या होगा? इंजरी का चांसेस जो है बढ़ जाएगा। देखिए रिकवरी रेट हमने पढ़ा था ना, तो रिकवरी अगर बॉडी जो मसल है वो रिकवर नहीं करेगा, हर चीज़ को तो रिकवर होने का टाइम चाहिए ना। अब मशीन तो बॉडी है नहीं बच्चा भाटी। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हो गया सुपरविजन ऑफ कोच और टीचर। तो आप कभी भी खेल रहे हैं तो कोच और टीचर का वहाँ होना बहुत मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि कोच और टीचर जो है वो एक बेटर प्लानर होते हैं एक प्लेयर से। तो वो बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान कितना क्या कर सकता है, क्योंकि एक टीचर जो है या एक कोच जो है अपने प्लेयर को बेहतर जानता है। तो वो देखिएगा फुटबॉल में सब्स्टिट्यूट होता है, तो एक प्लेयर जो है अच्छा प्लेयर भी जो होता है 60 मिनट में या 70 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है, या फिर उससे लास्ट के 20 मिनट में उतारा जाता है। क्योंकि वो कोच और टीचर को पता रहता है कि एक प्लेयर को कितना खिलाना है, कब खिलाना है, कैसे खिलाना है। लास्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ स्किल एंड टेक्निक। एक स्किल और टेक्निक जिसका बेहतर होगा उतना उसका ट्रेनिंग महत्वपूर्ण होगा। अब स्किल आपका जितना अच्छा रहेगा और टेक्निक जितना अच्छा रहेगा, तो ये दोनों अच्छे कैसे हो सकते हैं? प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से। अगर ट्रेनिंग अच्छा नहीं होगा तो स्किल में आप माहिरत हासिल नहीं कर सकिएगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा हेल्थ एजुकेशन, तो ये चैप्टर 9 है। अच्छा बच्चा पार्टी, अब देखिए जितना भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर 8 तक, ये पूरा डिटेल वे में बताया, ठीक है? अब चैप्टर 9 जो है इसमें मैं बहुत कुछ आपको जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा बुक से थोड़ा देख लीजिएगा, या फिर ओन वर्ड्स में लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। डेफिनेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डेजिग्नेटेड टू फैसिलिटेट वॉलंटरी एक्शंस कंडक्टेड टू हेल्थ। तो अभी साथ हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा पढ़ाई जो आपके हेल्थ के बारे में, उसे हम क्या बोलेंगे? हेल्थ एजुकेशन बोलेंगे, ठीक है? तो इंपॉर्टेंस, इंसान को समझ आएगा कि उसका हेल्थ सर्विस में क्या क्या होना चाहिए, उसे समझ आएगा कि कौन सा स्पोर्ट्स, या जैसे कि अगर आप ट्रैकिंग वैकिंग में जाइएगा तो ऑब्वियस बात है आपको घुटने में कुछ पहनना पड़ेगा, जैसे कि नहीं होता है सेफ्टी के लिए शूज़ अच्छे पहनने पड़ेंगे, ठीक है? चप्पल पहन के तो आप ट्रैकिंग में जाइएगा नहीं, ठीक है? अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा। इट हेल्प्स टू प्लान हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। आपको समझ आएगा कि कौन स्पोर्ट्स आप खेलने जा रहे हैं, उस हिसाब से आप कौन सा मटेरियल लेके जाइए या कौन सा फर्स्ट एड लेके जा रहे हैं आप। इट इनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। तो जितना आपका हेल्थ एजुकेशन का नॉलेज ज़्यादा रहेगा, उतना चोट लगने का चांसेस तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन आपका चोट रिकवर होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब एक इंसान कितना पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वाटर, मिनरल्स अपने अंदर ले रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन कहते हैं, ताकि वो हेल्दी और गुड लाइफ एंजॉय कर सके। बैलेंस डाइट मतलब एक इंसान जो है कितना न्यूट्रिएंट्स या कितना क्वांटिटी अपने अंदर डाल रहा है, और साथ ही डिफरेंट फूड के टाइप में, ताकि वो जो है अपना डिमांड को कैरी आउट कर सके। बैलेंस डाइट हर इंसान का, बच्चा याद रखिएगा, अलग होता है, हर इंसान का अलग होगा। आई होप क्लियर है। मैल न्यूट्रिशन याद रखिएगा, अगर एक इंसान को इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मैल न्यूट्रिशन कहेंगे।
और साथ वो इंसान जो होगा पतला होगा, उसके अंदर कुछ बीमारी वामारी डेवलप होगा। नेक्स्ट होता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन मतलब इंसान को न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है लेकिन उसका बॉडी जो है वो इनटेक नहीं कर पा रहा है। और लास्ट ओवर न्यूट्रिशन, इंसान के अंदर, उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है भरपूर जा रहा है। तो अभी साथ अगर भरपूर जा रहा होगा तो वो ओबिसिटी को फॉलो करेगा। ओबिसिटी मतलब मोटापन। अच्छा, अब जो है बच्चा पार्टी, मैं आपको एक चार्ट लिखने कह रहा हूँ, प्लीज़ ये एक चार्ट लिख लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया, एक कॉलम बनाइए कॉन्स्टिट्यूएंट, फंक्शन और सोर्सेज का। तो पहला हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट, दूसरा हो गया फंक्शन, तीसरा हो गया सोर्सेज। पहला लिखिए वाटर, इसका पहला लिखिए फंक्शन, इट हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ऑब्वियस सा बात है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वाटर रेगुलेट करता है। सोर्स लिखिए पाइनएप्पल, ड्रिंकिंग वाटर और ऑरेंजेस। नेक्स्ट लिखिए दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन लिखिए, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर एनर्जी, ये जो हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। सोर्सेस लिखिए ओट मिल, ब्राउन राइस, ग्रेप्स, बनानास एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट लिखिए फैट्स, याद रखिएगा फैट जो है एनर्जी गिविंग फूड है, तो लिखिए इट एक्ट्स एज अ एनर्जी गिविंग फूड। सोर्स लिखिए ऑयल, बटर, घी एक्सेट्रा। फोर्थ लिखिए प्रोटीन्स, इसका फंक्शन लिखिए, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ या रिपेयर देखने मिलता है प्रोटीन के द्वारा देखने मिलता है। सोर्सेस लिखिए चिकन और फिश। तो ये सब लिख लीजिए, हाँ ये सब आने का चांसेस रहता है। फिफ्थ लिखिए मिनरल्स, अगेन लिखिए इट हेल्प्स टू कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सोर्सेस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटसेट्रा। लास्ट लिखिए विटामिन, इसका भी वही है सेम मिनरल्स का जैसा जो है, दोनों छाप दीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सॉरी उसे मैंने लास्ट कह दिया था, फाइबर। तो फाइबर क्या है, इट हेल्प्स टू ऐड बल्क इन आवर डाइट्स। एग्जाम्पल में लिखिए या सोर्सेस में लिखिए, अगेन व्हीट, ब्राउन राइस, ओट्स, बीन्स एटसेट्रा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो आपने किया ही किया जो ये पेज में ये चैप्टर के द्वारा, बस आप थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा बुक से और लास्ट 10 ईयर्स इसका देख लीजिएगा। आई होप क्लियर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटा चैप्टर है, ये पूरा ओन वर्ड वाला चैप्टर है, इसमें आप देख ही रहे होंगे मैंने उतना खुद नहीं लिखा है। तो करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो क्या क्या करियर है। अच्छा, एक चैप्टर मैंने स्किप किया है, ठीक है, मील और क्या क्या तरीका से इंसान को, मतलब हर एक प्लेयर को बॉडी में चाहिए या हर एक एज गैप को कितना खाना चाहिए, वो चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करियर है ये अलग देख लीजिएगा। तो कितना करियर है बच्चा पार्टी, 6। कोच, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, कमेंटेटर्स, ऑफिशियल्स। तो अभी साथ समझिए, मैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को लेकर चलता हूँ, क्रिकेट। तो कोच अभी साथ है, कोच के बारे में आपको लिखना है शॉर्ट नोट। फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो वही आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गए। वो मोटिवेट करेंगे एक स्टूडेंट या परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, बताएंगे प्रिंसिपल को कौन स्टूडेंट जो है क्रिकेट के लिए अच्छा है, फुटबॉल के लिए अच्छा है, वो जो है आपको स्किल सिखाएंगे, ठीक है। और हमेशा आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताते रहेंगे कि क्या अपडेट आ रहा है, जैसे कि आजकल नया नया अपडेट आ रहा है फुटबॉल में, क्रिकेट में, वो सब तो आपको बताते रहेंगे। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़कर। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अगेन अगर आप क्रिकेट ही पूरा ज़िंदगी खेले तो आप मैनेजमेंट में भी किसका जाइएगा, स्पोर्ट्स का जाइएगा। कमेंटेटरी भी आप किसका करिएगा, स्पोर्ट्स का। अगर आप क्रिकेटर है तो क्रिकेट, मतलब ज़िंदगी भर आपने क्रिकेट खेला है, जैसे आकाश चोपड़ा ज़िंदगी भर उसने क्रिकेट खेला है, खेल तो बेचारा पाया नहीं, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है, क्रिकेट का कमेंटेटर अच्छा बन गया है, तो क्रिकेट का ना बना, फुटबॉल का तो नहीं बना। और लास्ट ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब अंपायर हो गए, रेफरीज हो गए। तो अगर आप ज़िंदगी भर फुटबॉल खेलिएगा तो ऑफिशियल भी किसका बनिएगा, फुटबॉल या क्रिकेट का ही बनिएगा। तो ये आप ओन वर्ड में लिख सकते हैं, इसे थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा बुक से। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चा पार्टी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो हमारा सेक्शन ए है। अब सेक्शन बी जो होता है, वो कोई भी आपको स्पोर्ट्स चूज करना होता है। अब हर स्कूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स कहता है, जैसे कि कोई स्कूल क्रिकेट बोलता है, फुटबॉल बोलता है। तो मेरे हिसाब से क्रिकेट और फुटबॉल तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन हर स्कूल में अलग अलग है। तो वो स्कूल में जो भी आपका बोला जा रहा है, जैसे कि कोई स्कूल में समझिए फुटबॉल और बास्केटबॉल है, कोई स्कूल में बैडमिंटन है, कोई स्कूल में हैंडबॉल और फुटबॉल है, फुटबॉल तो हर ही स्कूल में आई थिंक। तो उस हिसाब से आप बस काउंसिल या फिर जो बुक है आपका, उसका सिलेबस देखते हुए बस उसका डेफिनेशन, फुटबॉल का वेट, उसका डायग्राम, ये सब आप देख लीजिए। डायग्राम तो 5 मार्क्स का श्योर आएगा, सबका डायग्राम देख लीजिएगा। वेट ऑफ बॉल, कितना तरीका से खेल होता है, फीफा का फुल फुल फॉर्म जो है, फीबा का फुल फॉर्म जो है, ठीक है, आईसीसी क्या है, मतलब जो भी दो स्पोर्ट्स आप कर रहे हैं, याद रखिएगा 3 स्पोर्ट्स आपको नहीं करना है, कोई भी 2 स्पोर्ट्स आपको करना है, ठीक है। तो कोई भी 2 स्पोर्ट्स जो भी आपके स्कूल में कहा गया है उसे आप करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू बच्चा पार्टी।